हेलो एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपकी अपकमिंग एग्जाम फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट की जहां तक बात है तो इसमें आपका एक पोर्शन आता है जनरल इकोनॉमिक्स, राइट। सो जनरल इकोनॉमिक्स विच कैरीज अ वेटेज ऑफ 10 मार्क्स, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब जनरल इकोनॉमिक्स की थ्योरी आपने कर ली है ऑलरेडी, आप अक्सर से पढ़ी हुई है। आज हम शुरू करेंगे इसी जनरल इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज एंड दीज एमसीक्यूज विल बी ऑन द लेटेस्ट पैटर्न। ठीक है, हाल ही में हमने देखा कि जेकेएसएसबी ने कैसे लेवल ऑफ एग्जामिनेशन इंक्रीज कर दिया है, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट की बात हो या बाकी एग्जाम्स की बात हो जो रिसेंटली कंडक्ट हुए हैं। तो उस चीज को देखते हुए पैटर्न चेंज में हम ये भी देखते हैं कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछ रहा है जेकेएसएसबी, जबकि डायरेक्ट क्वेश्चंस अभी तक बहुत आते थे। ठीक है, उन डायरेक्ट क्वेश्चंस को चेंज करके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो हम उसी पैटर्न के बेसिस पर इन एमसीक्यूज को करेंगे। ठीक है, आप में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने जनरल इकोनॉमिक्स का पोर्शन खत्म कर लिया होगा, थ्योरी खत्म कर ली होगी। ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी मे बी स्टार्ट भी ना किया हो जनरल इकोनॉमिक्स को। तो जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी वेल वर्स्ड है इसकी थ्योरी से, आई वुड सजेस्ट कि आप एक पेपर और पेन लेकर बैठ जाइए और क्वेश्चन को देखने के बाद आप उसको अपने एंड पे सॉल्व कीजिए, ताकि लेक्चर के एंड पर आप देख सको कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए हो। और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी फॉर सम रीजन जनरल इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है, उनको भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम बस ऊपर से एमसीक्यूज नहीं करेंगे बट थोड़ा बहुत थ्योरी को भी टच करेंगे। ठीक है, सो दोनों ही सेट्स ऑफ स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम अपने पहले टॉपिक के साथ शुरू करते हैं। पहला टॉपिक इज इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड principles. Okay, so without wasting any time, let's get started. ठीक है जी, चलिए। अब लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जेके सिविल सर्विसेज पर जो है हमने डिफरेंट कोर्सेज लॉन्च करे हैं, जैसे कि आप जानते हैं नायब तहसीलदार, जेके पुलिस कांस्टेबल, एफए, एएचटीओ, ये सब कोर्सेज जो हैं कोर्सेज पे अवेलेबल हैं, आप इन्हें चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको कंप्लीट लेक्चर्स मिल जाएंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे हर एक टॉपिक पर, और फिर आगे चलकर टेस्ट जो कि जिनमें सेक्शनल टेस्ट भी होंगे और आपके फुल लेंथ टेस्ट भी आपको मिलेंगे। ओके, एंड देन देयर विल बी एन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, तो आप अब इसको कोर्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप उस लिंक पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में भी एक पिन कमेंट आपको मिलेगा, वहां पे भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। देन व्हाट्सएप नंबर भी आप देख पा रहे हैं। ठीक है, इस नंबर को आप कॉन्टैक्ट करके यू कैन ज्वाइन द कोर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप जेके सिविल सर्विसेज की ऐप जो है वो डाउनलोड करें, उस पर भी आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, एप्पल यूजर्स के लिए जो ORG कोड है दैट इज आई एम राइटिंग हियर, दिस इट्स RJYJUB, इट्स RJYJUB। ठीक है, ये ORG कोड है फॉर एप्पल यूजर्स। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज consider the following statements. ठीक है, first statement is economics was earlier known as political economy, and second that Alfred Marshall renamed it as economics in the late 19th century. बिल्कुल ही, जब आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा, जब आपने डेफिनेशंस पढ़ी होंगी, तो उसमें आप पढ़ते हैं, जब आप वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, वेलफेयर डेफिनेशन की बात करते हैं, तो अल्फ्रेड मार्शल ही थे बेसिकली जिन्होंने 19th सेंचुरी में पॉलिटिकल इकोनॉमी का नाम चेंज करके क्या नाम रख दिया था, इकोनॉमिक्स। सो इनफैक्ट So economics was earlier known as political economy. ठीक है, तो ये पहला sentence is correct and the second statement is Alfred Marshall renamed it as economics. बिल्कुल सही बात है, तो दोनों ही statements ठीक है। So the answer will be both 1 and 2 are correct, right? Okay, so let's get moving. और यहाँ पे और एक fact हमें याद होना चाहिए कि Alfred Marshall कौन है? He is regarded as the father of microeconomics. ठीक है, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हम किसको कहते हैं? फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हम JM केन्स को कहते हैं, जॉन मेनार्ड केन्स को, राइट। सो ही इज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, राइट। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। So question number 2 is, which of the following statements is are correct? Statement 1, Alfred Marshall is known as father of microeconomics. And second, that his book Principles of Economics was published in 1890. बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट फर्स्ट के एल्फ्रेड मार्शल को हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, राइट। अभी मैंने आपसे कहा, और उनकी बुक आई थी 1819। ठीक है, यहाँ पे और एक फैक्ट मैं आपको बता दूं, एडम स्मिथ की जो बुक है वेल्थ ऑफ नेशंस, वो कौन से साल में आई थी? 1776 में। और उन्होंने इकोनॉमिक्स की कौन सी डेफिनेशन दी? वेल्थ डेफिनेशन, राइट, वेल्थ डेफिनेशन।
और यहाँ पर उसके बाद जो वेलफेयर डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की है वो 1890 में कौन सी बुक के साथ आती है? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। और इसमें हमें कौन सी डेफिनेशन मिलती है? वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट, वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। सो दोनों ही स्टेटमेंट्स फिर से करेक्ट हो जाते हैं। सो द आंसर विल बी yes, both 1 and 2 are correct. Both 1 and 2 are correct, right? Let's move to the next question. So third question है, consider the following. Statement 1, Adam Smith advocated division of labor. Second, he believed competition improves the quality of goods. And third, that he opposed free markets. तो अभी मैंने आपसे कहा एडम स्मिथ की बुक आई थी वेल्थ ऑफ नेशंस, कौन से साल में? 1776। अब एडम स्मिथ कौन सी डेफिनेशन देते हैं? वेल्थ डेफिनेशन, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू हिम इकोनॉमी इज द साइंस ऑफ वेल्थ बेसिकली। एडम स्मिथ एडवोकेट थे बेसिकली डिविजन ऑफ लेबर के, डिविजन ऑफ लेबर के, ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर के। उनका मानना था कि इस डिवीजन ऑफ लेबर से, जब काम को बांट कर लोगों में दिया जाता है, उससे क्या होता है? उससे आउटपुट का जो क्वांटम होता है, ठीक है, क्वांटम होता है आउटपुट का, दैट इंक्रीजेस, ठीक है, आउटपुट बढ़ता है जब हम डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं। तो बेसिकली ही वाज एन एडवोकेट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। उसके अलावा उनका मानना था कि अगर कंपटीशन हो फैक्ट्रीज के दरमियान, ठीक है, तो इससे जो प्रोडक्ट होता है वो बेटर हो जाता है। सो बेटर प्रोडक्ट मिलता है आपको, कंज्यूमर को एक अच्छी प्राइस मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे यूनिट्स से यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रीज है, ठीक है। तो हर कोई कंपीट करेगा, ये चाहेगा मेरा प्रोडक्ट बेस्ट निकले, ये चाहेगा मेरा प्रोडक्ट बेस्ट निकले। सो दिस रिजल्ट्स इन बेटरिंग ऑफ द प्रोडक्ट। सो ही वाज अगेन एन एडवोकेट ऑफ कंपटीशन। ही बिलीव्ड दैट इट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ गुड्स, ठीक है। तो दोनों ही सेंटेंसेस ठीक हो जाते हैं। थर्ड सेंटेंस इज ही अपोज्ड फ्री मार्केट्स। बिल्कुल ऐसी तो कोई बात नहीं है। इनफैक्ट ही वाज इन फेवर ऑफ फ्री मार्केट्स। और अगर आपको याद हो थ्योरी से, ये बात करते थे एक चीज की जिसको हम कहते हैं इनविजिबल हैंड, ठीक है, इनविजिबल हैंड। उनका मानना था कि हर कोई इंसान जो है, जो हर कोई मतलब चाहे मेल फीमेल, दे आर ड्रिवन बाय सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट क्या है इस इंसान का? सेल्फ इंटरेस्ट है दैट वी वांट टू प्रमोट आवर गेन, वी वांट टू प्रमोट आवर प्रॉफिट। तो इसी के चलते एक इनविजिबल हैंड जो होता है, इनविजिबल हैंड से चीजें चलती जाती है। मान लो किसी का हाथ है, इनविजिबली किसी का हाथ है जो इन चीजों को चला रहा है, ठीक है। और वो सपोर्ट करते थे कि गवर्नमेंट की कम से कम इंटरफेरेंस होनी चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं प्लान्ड इकोनॉमीज में गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है, राइट, गवर्नमेंट ही लगभग सभी रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है। बट एडम स्मिथ चाहते थे कि गवर्नमेंट का कम से कम रोल हो और फ्री मार्केट्स हो, बेसिकली फ्री मार्केट्स हो। So he was basically an advocate of free markets. So ये sentence गलत हो जाता है। So the correct answer will be what? 1 and 2 will be correct. So option A is correct. 1 and 2. ठीक है, option A। चलिए मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है। यहाँ पर आपको लिस्ट ए में हमारे इकोनॉमिक्स है, एंड लिस्ट सेकंड में इनकी डेफिनेशन। डेफिनेशंस में आप 4 डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं, राइट। सो वी हैव द वेल्थ डेफिनेशन, वी हैव द वेलफेयर डेफिनेशन, we have the scarcity definition, and we have what? The growth definition, ठीक है, growth definition, ठीक है। ये wealth की definition हमें किसने दी है? ये wealth की definition हमें एडम स्मिथ से मिली, एडम स्मिथ से मिली, ठीक। welfare की definition हमें अल्फ्रेड मार्शल ने दी, अल्फ्रेड मार्शल ने दी, ठीक। scarcity definition हमें किससे मिली? लायनल रॉबिन्स से मिली, लायनल रॉबिन्स। एंड growth definition was given by पॉल सैमुएल्सन, पॉल सैमुएल्सन, ठीक, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। सो अब हम अपने मैच द फॉलोइंग को फिर से देखते हैं। सो एडम स्मिथ के साथ हमें वेल्थ डेफिनेशन मिली, सो A2, राइट, A2। अल्फ्रेड मार्शल हमें देते हैं वेलफेयर डेफिनेशन व्हिच इज B3, A2 B3। सो लायनल रॉबिन्स gives us the scarcity definition which is C1, and Paul Samuelson gives us the growth definition, D4। A2, B3, C1 and D4। तो आपका पहला ही ऑप्शन ठीक हो जाता है, ठीक है। सो ऑप्शन A इज करेक्ट, राइट। ओके, सो लेट्स गेट मूविंग। अब क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू लायनल रॉबिन्स के मुताबिक इनमें से कौन सी चीज सही है? लायनल रॉबिन्स ने, अभी मैंने आपसे कहा कौन सी डेफिनेशन दी थी? स्केर्सिटी डेफिनेशन, राइट। सो स्केर्सिटी डेफिनेशन को अगर मैं रिविजिट करूं, मैं आपको दिखाती हूँ, एक PDF से ऑलरेडी आपने पढ़ी हुई है। सो स्केर्सिटी डेफिनेशन इज, just a second here, yes, so welfare definition, and here is Lionel Robbins scarcity definition, that economics is a science, basically it's a science which studies human behavior, focus किस पे था? human behavior को, it studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses। तो 3 चीजों की बात हुई essentially, that economic science है किस चीज की? human behavior की, as a relationship, ends
या वॉन्ट्स जो कि अनलिमिटेड है, इंसान की वॉन्ट्स जो है वो अनलिमिटेड है, पहली बात, ठीक है, एंड्स ह्यूमन वॉन्ट्स होती है। दूसरी चीज कि मीन्स स्केर्स है, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, नहीं, रिसोर्सेज की लिमिट है, मीन्स आर स्केर्स। और उसके अलावा मीन्स लिमिटेड है और उन लिमिटेड मीन्स में भी, ठीक है, लिमिटेड मीन्स के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, ठीक है, ऑल्टरनेटिव यूजेस है, ऑल्टरनेटिव यूजेस से अगर हमारे पास एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, हमारे पास कुछ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है, अनलिमिटेड लैंड तो नहीं है, और इस लैंड को से इट इज 30 हेक्टेयर्स, तो इस लैंड पे मैं राइस भी उगा सकती हूँ, इस पे मैं शुगर केन भी उगा सकती हूँ, बट आई हैव गॉट चॉइस, आई हैव टू गो फॉर सम ऑप्शन, ठीक है। तो स्केर्सिटी डेफिनेशन यही कहता है, इट्स अ साइंस, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स मीन्स, राइट, दोस स्केर्स मीन्स व्हिच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। ओके, लेट्स गो टू आवर क्वेश्चन नाउ। आपसे क्या बोल रहा है, लायनल रॉबिन्स के मुताबिक फर्स्ट स्टेटमेंट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, सही बात है, उसने एंड्स की बात की थी है, ठीक, just a second, so he talked about ends, ends जो कि अनलिमिटेड है, ठीक है, बिल्कुल, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता है, ठीक, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता है दैट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, राइट। रिसोर्सेज आर स्केर्स, सही बात है, रिसोर्सेज आर स्केर्स, बार बार से क्या हो रहा है, रिसोर्सेज आर स्केर्स, ये भी सही बात है, एंड स्केर्स रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है, ये भी सही हो गया, तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। सो स्केर्सिटी डेफिनेशन टेल्स अस ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज स्केर्स हैं, ठीक है, अनलिमिटेड नहीं है, और स्केर्स रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस है, ठीक है, वी हैव गॉट चॉइस, ऑल्टरनेटिव यूजेस है, तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। सो आंसर विल बी 1, 2 एंड 3। ओके, 1, 2 एंड 3 मैं यहाँ पर लिखना भूल गई हूँ, मतलब इन स्टेटमेंट्स में से आपको करेक्ट ढूंढना है, ठीक है, जहां जहां पर मैंने नहीं लिखा है अकॉर्डिंग टू लायनल रॉबिन्स 1 एंड 2 ओनली, मतलब विच ऑफ दीज इज करेक्ट, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 एंड 3। लेट्स गेट मूविंग। चलिए, 6th क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट बेस्ट रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अब इनमें से कौन सा बेस्ट रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। हम जानते हैं हमारे पास दो टाइप्स की इकोनॉमिक्स है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जहां हम फैक्ट्स की बात करते हैं, जहां हम सीधे कुछ वैल्यूज की बात करते हैं जिनको आप बिल्कुल आराम से ऑब्जेक्टिवली वेरीफाई कर सकते हैं, तो हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट इज 7%, ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक वैल्यू आपको दे रही हूँ, मैं आपको एक फैक्ट दे रही हूँ जिसको आप आराम से वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं फैक्ट के अलावा मैं अगर कोई ओपिनियन देने लग जाऊं, ठीक है, ओपिनियन, और व्हाट वी कॉल इज वैल्यू जजमेंट, सो दैट इज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि इंडिया में पेट्रोल की प्राइसेस कम होनी चाहिए वरना लोग कार से ट्रैवल करना कम कर देंगे, ठीक है, मैंने एक बड़ा ही ओपिनियन दे दिया अपना, तो इसको आप वेरीफाई कर सकते हो, ये एक सब्जेक्टिव चीज है, इसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते क्लियरली, ठीक है, दिस इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। लेकिन जो चीज बिल्कुल वेरीफाई हो, इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 7%, आप इसको वेरीफाई कर सकते हो गवर्नमेंट की स्टडीज से, रिसर्च से, या क्या सेंसस वगैरह हुआ है, तो वी कैन क्लैरिफाई इट, राइट। सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में फैक्ट्स आते हैं। अब हमने स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं, टैक्सेस शुड बी रिड्यूस्ड, अब हम यहाँ पे क्या बात करें, टैक्सेस शुड बी रिड्यूस्ड, एक ओपिनियन आपने दे दी, राइट, सो इट इज एन ओपिनियन, ओपिनियन ओ से लिख लेते ओपिनियन। इन्फ्लेशन ऑट टू बी कंट्रोल्ड, इन्फ्लेशन कंट्रोल होनी चाहिए, अगेन ओपिनियन, कौन सी साइंस है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ओके। इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट इज 7%, एक वैल्यू दे दी, ठीक है, एक फैक्ट दे दिया, सो दिस इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। एंड गवर्नमेंट मस्ट इंक्रीज सब्सिडीज, फिर से क्या दे दिया आपने, ओपिनियन दे दिया कि गवर्नमेंट को सब्सिडीज बढ़ानी चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 7%, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पर है। सो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कंटेन्स वैल्यू जजमेंट, सही बात है गलत बात है, सही बात है, वैल्यू जजमेंट्स, ओपिनियंस, ये सब किस में आते हैं, ओपिनियंस, ये सब हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट है। अच्छा, इट इज सब्जेक्टिव इन नेचर, बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर एंड कैन बी वेरीफाइड, वेयर एज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज सब्जेक्टिव इन नेचर, ठीक है, इसको आप वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, सो इट इज सब्जेक्टिव इन नेचर, यस इट कंटेन्स वैल्यू जजमेंट। ऑप्शन 3 इज इट कैन ऑलवेज बी वेरीफाइड विद डेटा, नहीं, व्हाट कैन ऑलवेज बी वेरीफाइड विद डेटा इज व्हाट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है, आप पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को इट कैन नॉट ऑलवेज बी वेरीफाइड विद डेटा, सो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज करेक्ट, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, राइट। चलिए मूव करते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ पर हमें गुड्स दिए हुए हैं, फ्री गुड्स, इकोनॉमिक गुड्स, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, और यहाँ लिस्ट सेकेंड में उन गुड्स के टाइप्स हैं। सबसे पहले फ्री गुड्स की बात करते हैं। सो 2 टाइप्स ऑफ गुड्स अगेन, वी हैव फ्री गुड्स एंड वी हैव इकोनॉमिक गुड्स, ठीक है। फ्री गुड्स क्या है, फ्री गुड्स वो गुड्स हैं जो नेचर में
मतलब अवेलेबल है इन, मान लीजिए दिस इज नो स्केस्टी ऑफ फ्री गुड्स, इनको यूज करने के लिए आपको कोई फी नहीं पे करनी, ठीक है, कोई पैसा नहीं पे करना, दिस नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी हियर, फ्री गुड्स। सो इसकी एग्जाम्पल क्या आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल हवा, एयर। तो क्या आप कोई फी पे कर रहे हैं क्या हवा लेने के लिए या क्लीन एयर को कंज्यूम करने के लिए? नो, इट्स फ्री, इट्स गिवन टू अस बाय द नेचर, राइट। या हम बात कर लें एयर की या सनलाइट की बात कर लें, ठीक है, सो दिस इज प्रोवाइडेड टू अस बाय द नेचर, नो मनी इन्वॉल्वमेंट, नो मनी रिक्वायर्ड। इसमें हमारा वाटर भी आता था बट अब नहीं आता, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर भी आता था बिकॉज अब वाटर का एक अबंडेंस वैल्यू है, इट हैज एन अबंडेंस वैल्यू, ठीक। सो हमारी फ्री गुड्स में आ जाते हैं एयर, सनलाइट, तो दैट मीन्स फ्री गुड हमारा होता है एयर। यहाँ पर इकोनॉमिक गुड्स क्या है, ये स्केर्स गुड्स है, ठीक है, ये अनलिमिटेड नहीं है, फ्री गुड्स आर अनलिमिटेड, राइट, अनलिमिटेड, बट जो स्केर्स है, जो लिमिटेड अमाउंट में है, दैट इज इकोनॉमिक गुड्स, सो दीज आर स्केर्स, दीज आर लिमिटेड, सो इकोनॉमिक गुड्स आर स्केर्स गुड्स, राइट। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ गुड्स इज कंज्यूमर गुड्स एंड योर कैपिटल गुड्स, ठीक, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। अब कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स हैं जो एक कंज्यूमर जो है डायरेक्टली यूज करता है, फॉर एग्जाम्पल हम बात कर ले टेलीविजन की, फॉर एग्जाम्पल हम बात कर ले रेफ्रिजरेटर की, ठीक। तो आप टीवी का इस्तेमाल करते हैं, टीवी फैक्ट्री से आता है, आप उसको पे करते हैं किसी रिटेलर के पास या हो जहां से भी आप लाते हैं, आपने किसी रिटेलर को पे किया और अब घर ले आए, यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये कंज्यूमर गुड हो जाएगा। लेकिन कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिनकी वजह से ये कंज्यूमर गुड्स आप बना सकते हैं, कंज्यूमर गुड्स बना सकते हैं जो फाइनली फिर कंज्यूमर यूज कर सकता है, ठीक। सो कैपिटल गुड्स में आपके कौन से आ जाएंगे, मशीन्स, बेसिकली आप मशीन से टीवी बनाएंगे और वो टीवी फिर कौन यूज कर सकता है, मशीन से, एक मशीन से टीवी बनेगा, ठीक, मशीन टीवी बनाएगी और वो टीवी यूज कौन करेगा, कंज्यूमर, दैट मीन्स मशीन हमारा कैपिटल गुड हो जाएगी एंड टीवी हमारा कंज्यूमर गुड हो जाएगा। सो इन दिस केस कैपिटल गुड, कंज्यूमर गुड कौन सा होगा, टेलीविजन, एंड कैपिटल गुड विल बी मशीन। सो A, what will be the answer? A2, B4, B4, C3, and D1. So option A2, B4, C3, D1. Option A is correct, right? तो आंसर हो जाएगा A। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। यूटिलिटी इन इकोनॉमिक्स रेफर्स तो यूटिलिटी भी आप पढ़ चुके होंगे। यूटिलिटी बेसिकली क्या होता है, किसी भी चीज की वांट सेटिस्फाइंग पावर, ठीक है, वांट सेटिस्फाइंग पावर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको भूख लग रही है, ठीक है, आपको भूख लग रही है और आपको कुछ खाने का मन है, मान लीजिए यू वांट टू हैव राइस विद राजमा, ठीक है, राजमा राइस। तो अगर आपको ये मिल जाए, इसकी बहुत यूटिलिटी है आपके लिए, सो दैट इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर। इस राइस और राजमा में एक वांट सेटिस्फाइंग पावर है आपकी भूख मिटाने का, ठीक है, आपकी ये जो क्रेविंग है वो खत्म करने का, वो फुलफिल करने का, खत्म नहीं करनी है, फुलफिल करनी है, ठीक। सो राइस और राजमा में वो यूटिलिटी है, सो दैट इज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट यूटिलिटी। सो यूटिलिटी इज बेसिकली व्हाट, इट इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड और सर्विस, ठीक है। चलिए ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, रिगार्डिंग डिडक्शन and induction methods. Yes, so regarding deduction and induction methods, first deduction proceeds from general to specific and second induction proceeds from specific observations to general conclusions. तो ये methods of economics से हमने ये वाला टॉपिक methods of economics का है। So basically we have two types of methods, है ना, दो methods है हमारे पास, there is what, there is deduction and there is induction method, ठीक। ये जो हमारा ये डिडक्शन मेथड है, ठीक है, इसको हम एनालिटिकल या एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एंड दिस इंडक्शन इज आल्सो नोन एज एम्पिरिकल मेथड। सो डिडक्शन में क्या होता है, डिडक्शन में हमारे पास मान लो एक थ्योरी है, सो वी हैव अ थ्योरी, राइट, एंड वी हैव अ जनरलाइजेशन, हमारे पास एक लॉ है, एक जनरलाइजेशन है जो हम ऑलरेडी जानते हैं। उस थ्योरी से हम क्या करते हैं, हम अपनी हाइपोथेसिस लेते हैं, ठीक, इसको हम and then we go for observation, ठीक, we go for observation and then we confirm कि हाँ जो ये जनरलाइजेशन दी गई है बिल्कुल ये तो अप्लाई हो रहा है स्पेसिफिक प्रॉब्लम। तो हमारे पास एक जनरल प्रॉब्लम है या जनरल थ्योरी है, ठीक, जनरल थ्योरी आपने ली, उसका हाइपोथेसिस लिया, ऑब्जर्व किया कुछ प्रॉब्लम्स में कि क्या ये सच में ये फॉलो हो रही है थ्योरी, ये जनरलाइजेशन दी हुई क्या ये सच में फॉलो हो रही है, एंड देन यू आर लाइक यस ये फॉलो हो रही है, सो देन यू गो फॉर कंफर्मेशन। सो यू आर गोइंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक। वेयर एज इंडक्शन वाले मेथड में, इस एम्पिरिकल मेथड में क्या होता है, सबसे पहले आप ऑब्जर्वेशन ही करते हैं, ओके, आपने ऑब्जर्वेशन की,
ऑब्जर्वेशन से आपने क्या किया, ऑब्जर्व करते करते यू अराइव एट अ पैटर्न, आपको लगता है हाँ जी इस ऑब्जर्वेशन में, ऑब्जर्वेशन 1 में, ऑब्जर्वेशन 2 में, 3 में आप कुछ कॉमन देख रहे हैं और आपको एक पैटर्न दिखा, ठीक है, आपको एक पैटर्न दिखा, उस पैटर्न के बेसिस पे यू अराइव एट ए टेंटेटिव, एक टेम्पररी हाइपोथेसिस, ठीक, हाइपोथेसिस, एंड फाइनली उसी उसी से आप निकालते हैं अपनी थियोरी। तो इस केस में आपने क्या किया, ठीक है, इंडक्शन वाले केस में आपने क्या किया, इंडक्शन में आप पर्टिकुलर प्रॉब्लम से या स्पेसिफिक प्रॉब्लम से कहां की तरफ गए, टू जनरल, वेराज डिडक्शन में या एनालिटिकल या एब्स्ट्रैक्ट मेथड में आप गए जनरल से स्पेसिफिक की तरफ गए। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देखिए जरा, डिडक्शन प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक बिल्कुल सही बात है, डिडक्शन में हम जनरल टू स्पेसिफिक गए, एंड इंडक्शन प्रोसीड्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, स्पेसिफिक और पर्टिकुलर टू जनरल बिल्कुल सही बात है। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स बोथ आर करेक्ट, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। What is the next question? फिर से इसी पे सवाल है, मैच द फॉलोइंग। डिडक्शन इज व्हाट, डिडक्शन इज जनरल टू पर्टिकुलर और जनरल टू स्पेसिफिक, सो A2, एंड इंडक्शन इज स्पेसिफिक टू जनरल B1, सो A2 B1, ऑप्शन ए ठीक सही हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन ए। तो डिडक्शन कौन यूज करते थे, डिडक्शन वाज क्लासिकल और न्यू क्लासिकल थॉट वाले, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, ठीक, जबकि इंडक्शन हिस्टोरिकल स्कूल वालों का, हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, हिस्टोरिकल स्कूल वालों का ये फॉलो करते थे वो, ठीक। सो क्लासिकल, न्यू क्लासिकल वेंट फॉर डिडक्शन एंड हिस्टोरिकल स्कूल वेंट फॉर इंडक्शन, ठीक है। फिर से रिवीजन करते हैं, डिडक्शन, इंडक्शन, डिडक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज एनालिटिकल और एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इंडक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज एम्पिरिकल मेथड। सो डिडक्शन में यू गो फ्रॉम वेयर, फ्रॉम थ्योरी, एक हाइपोथेसिस है आपकी, ऑब्जर्वेशन में लगाते हैं और कंफर्म करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सो यू आर गोइंग फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर या जनरल टू स्पेसिफिक, वेयर एज इंडक्शन और एम्पिरिकल मेथड में आपके पास आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं और आप देखते हैं पैटर्न एक फॉलो हो रहा है, ऑब्जर्वेशन 1 2 देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंड यू कम एट अ पैटर्न, दिस मेक्स यू अराइव एट अ टेंटेटिव हाइपोथेसिस, आप एक टेंटेटिव हाइपोथेसिस पे आके फाइनली आप एक थ्योरी पर आ जाते हैं। सो हियर यू आर गोइंग फ्रॉम पर्टिकुलर और स्पेसिफिक टू जनरल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स पे क्वेश्चन है, तो माइक्रो हम जानते हैं कि इकोनॉमिक्स ब्रॉडली हमारी डिवाइडेड है इनटू 2, इट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स and we have macroeconomics, ठीक। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज जब हम इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स की बात करते हैं, अगर हम इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स को ये स्टडी करें, सो दैट इज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स। और अगर हम इकोनॉमी की एज अ होल बात कर रहे हैं, मतलब जहाँ पर हम एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं, हम नेशनल इनकम की बात करते हैं, ठीक है, नेशनल इनकम मतलब पूरे नेशन की बात कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, ठीक, या इन्फ्लेशन की बात करते हैं ऑन द होल, तो दैट इज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स का और एक नाम है, वी कॉल इट एज प्राइस थ्योरी, इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी, वेयर एज मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज इनकम थ्योरी। फिर बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्ट कि हु इज द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, अभी मैंने आपसे कहा था इट इज Alfred Marshall, whereas who is the father of macroeconomics, it is John Maynard Keynes, ठीक, J.M. Keynes. So father of microeconomics is Alfred Marshall and father of macroeconomics is John Maynard Keynes. अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स, बिल्कुल सही बात है, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स की तो स्टडी है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी, बिल्कुल सही बात है, इसको प्राइस थ्योरी कहते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम थ्योरी कहते हैं। इट डील्स ओनली विद नेशनल इनकम, नहीं, नेशनल इनकम की जहां तक बात आती है वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्रो, सो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सो व्हाट इज करेक्ट, 1 and 2, ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। चलिए, द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज, अभी हमने बात की, इट इज J.M. Keynes, सो इट इज जॉन मेनार्ड केन्स। एंड यहाँ पर और एक फैक्ट, आई डोंट नो, ओके वो बाद में करते, सो जॉन मेनार्ड केन्स इज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए फिर से इसी पर सवाल है, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज एग्रीगेट डिमांड, बिल्कुल सही बात है, एग्रीगेट डिमांड को ही पढ़ता है, दैट इज डिमांड ऑन द होल ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, इट डज स्टडी एग्रीगेट डिमांड, इट स्टडीज इकोनॉमी एज अ होल, सही बात है, इट स्टडीज इकोनॉमी एज अ होल। अच्छा, प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ अ सिंगल कमोडिटी ओनली, नहीं, ये तो आप माइक्रो में आ गए, फिर से माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, सो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज एग्रीगेट डिमांड एंड इट स्टडीज इकोनॉमी एज अ होल, सो 1 and 2 ओनली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज again, so microeconomics is what theory, it is price theory, A2, and macroeconomics is what theory, it is income theory, B1, so A2 B1, option B will be correct, ठीक है।
चलिए, अब इकोनॉमी की बात हो रही है, सिंपल इकोनॉमी। सो दो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी है अगेन, सिंपल इकोनॉमी, कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। सिंपल इकोनॉमी क्या है? सिंपल इकोनॉमी में मान लो ऐसे जैसे बार्टर ट्रेड होती थी, ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज होता था, है ना, लिमिटेड ट्रेड होती थी, ये हमारी सिंपल इकोनॉमी हो गई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने जस्ट अ सेकेंड, बार बार कुछ चला जा रहे हो, वेट अ सेकेंड। हाँ, तो सिंपल इकोनॉमी में हमारे ट्रेडिशनल पुराने मेथड्स यूज करते थे, जैसे पुराने जमाने में मान लो कोई वीट प्रोड्यूस करता, किसी और फार्मर ने फॉर एग्जांपल राइस प्रोड्यूस की या किसी ने टोमेटो प्रोड्यूस किए, और आपस में ये कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स देखने लगे। कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मतलब कि अगर ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी से कहता है तुम्हें वीट चाहिए, वो कहता है हाँ मुझे वीट चाहिए, तो ये कहता है इसको तुम्हें राइस चाहिए, बी कहता है तुम्हें राइस चाहिए, हाँ मुझे राइस चाहिए। दैट मीन्स इनकी वांट्स मिल गई, देयर वाज कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ठीक है। तो इनके वांट्स मिल गए, इन्होंने आपस में एक्सचेंज कर लिया बगैर पैसे को इन्वॉल्व किए, तो इसको हम कहते हैं बार्टर ट्रेड, ठीक, बार्टर ट्रेड। पैसा लगा ही नहीं, आपस में कमोडिटीज एक्सचेंज कर ली। तो सिंपल इकोनॉमी ऐसी होती थी, वो ट्रेडिशनल मेथड्स यूज होते थे, बड़ा ही लिमिटेड ट्रेड था, मतलब आपस में लोकली ज्यादा ट्रेड होता था, हाईली डिपेंडेंट ऑन बैंकिंग सिस्टम्स नहीं। ये कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी का पार्ट है। ये तो आजकल की इकोनॉमी कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी नेशन की, इंडिया की इकोनॉमी देख लीजिए, अब इकोनॉमी कॉम्प्लेक्स हो गई है। देयर इज अ लॉट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी, देयर इज लॉट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम्स, लॉट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो टेक्नोलॉजी, कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है, एंड ये होती है कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। बट सिंपल इकोनॉमी यूजेस ट्रेडिशनल मेथड्स, हैज लिमिटेड ट्रेड, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 and 2 ओनली, 1 and 2, सो ऑप्शन ए। चलिए, सो अगेन विच फीचर इज एसोसिएटेड विद द कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी? कौन सा फीचर कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी के साथ एसोसिएटेड है? प्रीडोमिनेटली बार्टर सिस्टम, नहीं, ये तो सिंपल इकोनॉमी में होता है। मेनली लोकल ट्रेड, नहीं, ये भी सिंपल इकोनॉमी में होता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड एक्सटेंसिव बैंकिंग, यस, ये होता है कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में। एंड प्रोडक्शन ऑफ ओनली बेसिक गुड्स, नहीं, ये भी हमारा सिंपल इकोनॉमी में होता है, ठीक है। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। सो लिस्ट 1 इज कंट्रोल्ड इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। कंट्रोल्ड इकोनॉमी या जिसको हम प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं, ठीक है, जस्ट अ सेकंड। सो प्लान्ड इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी या मिक्स्ड इकोनॉमी। कंट्रोल्ड इकोनॉमी में आप जानते हैं कि गवर्नमेंट का जो रोल होता है वो मेन होता है। मान लो गवर्नमेंट का ही कंट्रोल होता है सभी के सभी रिसोर्सेज पर। गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है क्या प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो ये जो इकोनॉमी के 3 मेन डिसीजंस हैं, 3 खास डिसीजंस हैं, ये कौन करता है? ये आपकी गवर्नमेंट करती है, ठीक है। सो गवर्नमेंट्स रोल इज मेन इन कंट्रोल्ड इकोनॉमी। तो यहाँ हमारे पास कोई ऑप्शन है ऐसा? यस, ऑप्शन 2, दैट इज गवर्नमेंट कंट्रोल्स रिसोर्सेज। अब जहां तक फ्री इकोनॉमी की बात आती है, फ्री इकोनॉमी में फ्री छूट होती है प्राइवेट प्लेयर्स को। तो फ्री इकोनॉमी में क्या होता है? फ्री इकोनॉमी में प्राइवेट प्लेयर्स ही होते हैं, प्राइवेट प्लेयर्स, एंड सब कुछ डिसाइड करता है मार्केट, ठीक है, सब कुछ मार्केट ही डिसाइड करता है। जैसे एडम स्मिथ बात करते थे उस इनविजिबल हैंड की, उसी इनविजिबल हैंड पे सब कुछ छोड़ दिया जाता है, इनविजिबल हैंड, कि यही सब काम करे, सब कुछ, मतलब प्राइवेट प्लेयर्स वही चीज बनाएंगे जिनमें उनको प्रॉफिट दिखेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट का इस हिसाब से इंटरफेरेंस नहीं होगा कि आप सिर्फ प्रॉफिट के पीछे क्यों हो, आप वेलफेयर को क्यों नहीं देख रहे। नो, इट्स अ फ्री मार्केट, जो चीज चलेगी वही बिकेगी। सो दिस इज फ्री इकोनॉमी, मार्केट प्राइस डिटरमाइन करेगी। फिर गवर्नमेंट ये भी नहीं कहेगी कि आप किसी चीज को 100 रुपए की क्यों बेच रहे हो, 1000 का क्यों बेच रहे हो, गरीब तो नहीं खरीद सकता, नहीं, मार्केट ही प्राइस भी डिटरमाइन करेगी, ठीक है। सो दिस इज फ्री इकोनॉमी। एंड मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट प्लेयर्स भी रहते हैं, पब्लिक प्लेयर्स भी रहते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी की एग्जांपल आप इंडियन इकोनॉमी से समझ सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी जहां पर फॉर एग्जांपल इंडियन इकोनॉमी में हमारे पास प्राइवेट प्लेयर्स भी है एंड वी आल्सो हैव पब्लिक, ठीक है, पब्लिक एज इन गवर्नमेंट प्लेयर्स, राइट। सो पब्लिक, गवर्नमेंट ने कुछ चीजें अपने पास रखी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वेरियस PSUs, ठीक है, इंडियन रेलवेज, कुछ चीजें प्राइवेट हो गई हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव कोई बड़ी कोई एस्टैब्लिशमेंट टाटा, वी हैव जियो, तो प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं, है ना, अडानीज अंबानीज जहाँ पर काम करे, सो प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं, बट देयर इज आल्सो पब्लिक रोल। तो देयर इज मिक्स ऑफ बोथ, जहाँ पे मिक्स है, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स को एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। सो इसको जरा मैं थोड़ा रब करूँ, ये बहुत ज्यादा मेसी हो गया, जस्ट अ सेकेंड। सो आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहली अगर बात करें कंट्रोल इकोनॉमी की, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है रिसोर्सेज को, है ना, गवर्नमेंट कंट्रोल्स द रिसोर्सेज। सो ऑप्शन विल बी कंट्रोल इकोनॉमी, गवर्नमेंट कंट्रोल्स रिसोर्सेज। फ्री इकोनॉमी में कौन प्राइस डिटरमाइन करता है? मार्केट ही सब कुछ करता है, मार्केट ही प्राइस डिटरमाइन करेगा, मार्केट। सो B1, A2, B1। मिक्स्ड इकोनॉमी, देयर इज पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स को एग्जिस्ट, दोनों ही सेक्टर्स को एग्जिस्ट करते हैं। सो C3, ठीक है। सो ऑप्शन A2, B1, C3 विच इज ऑप्शन A विल बी करेक्ट,
ठीक है। फिर से इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज भी क्वेश्चन है। इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स। सही बात है, मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं, ठीक है। सेकंड, मार्केट फोर्सेस ऑपरेट बट गवर्नमेंट रेगुलेट्स एसेंशियल गुड्स। सही बात है, यही तो करती है, जहां पर दोनों गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों एग्जिस्ट करते हैं, तो प्राइवेट अपना काम कर रहा है लेकिन गवर्नमेंट भी रेगुलेशन करे हुए एसेंशियल गुड्स पे, ताकि एटलीस्ट एसेंशियल गुड्स ये बस के बाहर ना हो जाए गरीबों के, ठीक है, बिकॉज यू आर ऑल्सो एमिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो इसलिए एसेंशियल गुड्स उनकी रेगुलेशन, उनकी प्राइस की रेगुलेशन गवर्नमेंट देख रही है, लेकिन मार्केट फोर्सेस भी ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, प्राइवेट प्लेयर्स भी काम कर रहे हैं। चलिए ऑप्शन सेकंड भी ठीक हो जाएगा। एंड ऑप्शन 3 इज ऑल रिसोर्सेज आर ओन्ड एक्सक्लूसिवली बाय द गवर्नमेंट। नहीं, अगर ऐसा होता है फिर तो ये कंट्रोल्ड इकोनॉमी हो गई, है ना, इट इज कंट्रोल्ड इकोनॉमी। तो ऑप्शन 3 इज रॉन्ग। सो ऑप्शन 1 and 2 इज करेक्ट। मिक्स्ड इकोनॉमी में बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स, एंड सेकंड, देन मार्केट फोर्सेस ऑपरेट करते हैं बट गवर्नमेंट रेगुलेट करती है एसेंशियल गुड्स को। सो 1 and 2 ओनली। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यूटिलिटी मींस द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस। बिल्कुल, अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में भी देखा कि वांट सेटिस्फाइंग पावर किसी चीज की, किसी गुड की या किसी सर्विस की जो होती है उसको हम कहते हैं यूटिलिटी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, यूटिलिटी इज ऑलवेज आइडेंटिकल टू यूजफुलनेस। नहीं, गलत है। ये जरूरी नहीं कि जिस चीज की किसी कस्टमर के लिए, किसी इंसान के लिए यूटिलिटी हो वो यूजफुल भी हो। फॉर एग्जाम्पल टोबैको की बात कर लेते हैं, ठीक है, टोबैको की बात या सिगरेट की बात कर लेते हैं। तो कोई इंसान है, उसको बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है फॉर टोबैको, उसकी मान लो ये जो ये वांट है, ये डिजायर है, ये बस टोबैको से ही सेटिस्फाई होगी, तो ये इसकी यूटिलिटी है, ठीक है। इस टोबैको की यूटिलिटी है इस इंसान के पास, है ना, यही सेट, बट इट डजंट मीन ये यूजफुल भी है इसके लिए, नहीं। सो इट इज नॉट आइडेंटिकल, इट इज नॉट ऑलवेज आइडेंटिकल टू यूजफुलनेस। सम डेज इट मे बी यूजफुल, बट जरूरी नहीं है कि हमेशा यूटिलिटी और यूजफुलनेस वो इंसाइड करे, ठीक है। इट माइट नॉट बी यूजफुल फॉर द पर्सन। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, दैट इट इज ऑलवेज आइडेंटिकल टू यूजफुलनेस। सो ऑप्शन 1 ओनली हो जाएगा, ठीक। फिलहाल के लिए हम इसको 20 क्वेश्चन तक ही रखते हैं, ठीक है। लेट्स सी कि इसका हम पार्ट सेकंड भी ले आते हैं। फॉर नाउ 20 क्वेश्चंस आर इनफ, एंड देन अब हम नेक्स्ट जो है हम स्टार्ट करेंगे। आपका नेक्स्ट टॉपिक है फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, मीनिंग, स्कोप एंड मेथोडोलॉजी। उस पर भी हम ऐसे ही 20 MCQs लाएंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर एग्जाम तक हमें और टाइम मिलता है, से एग्जाम अगर थोड़ा डिले हो जाता है, सो वी विल कम अप विद पार्ट सेकंड ऑफ ऑल ऑफ दीज चैप्टर्स, ठीक है। फॉर नाउ कीप रिवाइजिंग, अच्छे से रिवाइज करते रहिए एंड हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर प्रिपरेशन। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।